सो कंट्रोल सिस्टम की कुछ इसमें कम ही है एमसीक्यूज, ओके। तो इस वाली सीरीज़ में कम है, तो वो देखते हैं जो भी हैं। तो ये इसमें से कंट्रोल सिस्टम के हम एमसीक्यू देख रहे हैं। तो पहला वाला जो है, जैसे इसमें थोड़ा स्टार मार्क है, मतलब है तो इम्पोर्टेंट बट काफ़ी लंबा है एमसीक्यू। इस तरीके का जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर यूपीपी से ए है, जहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें नहीं पूछा जाता। बाकी इसमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, इसको नहीं करते। कंट्रोल के क्या है, एक तो पहले से कम है, उसमें से गिने चुने एमसीक्यूज ही रखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमारे आ सकते हैं, जिनसे कुछ हम डायरेक्टली सीख सकते हैं। तो ये है सेकंड, जैसे अप्रॉक्सीमेट बोर्ड मैग्नीट्यूड प्लॉट हमें दिया है ऑफ अ मिनिमम फेज सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन हमसे पूछा ऑफ द सिस्टम इज, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो इसको देखो, इसका लिखने के लिए इसमें यही चीज़ पूछी गई है, ट्रांसफर फंक्शन। लिखने का सीधा सा तरीका देखो, ये पूछा है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। क्या आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे जो 3z है और 2p है और 1p है, ये क्या है, जीरो और पोल की लोकेशन बता रहा है। ये इनके इंटरसेप्ट, उनके अंदर की वैल्यू को दे रहे हैं। जैसे 3z है, ये 0 है, तो आप लिखेंगे s प्लस ये इसका इंटरसेप्ट 0.1 का क्यूब, क्योंकि 3 है। इसी तरीके से ये 2p वाला क्या लिखाएगा, s प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये 10 इसका इंटरसेप्ट है, ऐसे 100 तो s प्लस 100। अब ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन सी ही सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी ये जो इंटरसेप्ट है हमारा ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ये ऊपर से हमने देख भी लिया था, तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और तब सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा k टाइम्स, हमारा k होगा कुछ, और ये चीज़ होगी s अपॉन 0.1, ठीक है। जो इंटरसेप्ट होता है वो इसमें यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, मतलब इधर ऐड नहीं करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम उसको इस तरीके से लिखते हैं कि s अपॉन 0.1 प्लस 1, तो ये चला तो इधर ही जाता है, ये हो जाता है s प्लस 0.1, बस ये 0.1 हमारा बाहर निकल जाता है। और जो भी इनसे ये वैल्यूज़ 100 और 100 और 0.1 बाहर निकली, उसी से हमारी ये वैल्यू बनती है। जो ये वैल्यू बनी है ये इसी से बनी है। तो हमारा फिलहाल तो काम डायरेक्ट इस फिगर को देख के भी इसको लिख सकते हैं हम ट्रांसफर फंक्शन को, तो ऐसे चल रहा है। सेकेंड देखते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ रियल एंड ऑड फंक्शन। तो जब हम रियल और ऑड की पेयर की बात करते हैं, तो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म उसका क्या बन जाता है, इमेजिनरी, और रहेगा वो ऑड ही। तो ये हमारा पेयर है। ऐसे बहुत सारे पेयर जो सिग्नल सिस्टम का मैंने स्टडी फ्रॉम नोट्स वाला बनाया, तो उसमें कंप्लीट है फूरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर, कंप्लीट पेयर है, जितने भी पेयर होते हैं सारे लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो अगर रियल और ऑड की बात करें, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको इमेजिनरी और ऑड दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं फोर्थ कि लेट एफ डब्ल्यू बी द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टी। था एफ जीरो, तो पहले एफ टी एक फंक्शन है, उसी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ डब्ल्यू है, तो एफ जीरो हमको बताना है। एफ जीरो लिखने के लिए हमें जो एफ डब्ल्यू में डब्ल्यू की जगह जीरो लिखना पड़ेगा। तो पहले तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला वो होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ टी ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी। अब एफ जीरो का मतलब है कि ओमेगा की जगह जीरो रखना है, तो इसी में आप एफ टी इसमें ओमेगा की जगह जीरो रख देंगे, तो ये बन जाएगा 1, ये ई रेज टू वाला पावर पूरा 1, तो केवल ये बचेगा कि एफ टी डी टी। तो ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फिगर ऑब्टेन द स्टेट इक्वेशन। इसको भी शॉर्टकट से ही देखेंगे कि स्टेट इक्वेशन हमको बतानी है फिगर की मदद से। अब यहाँ पे क्या है कि ये हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया है, इसमें जो बीच का ये दिया है, ये जिसमें कोई लूप नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ में एक तो फॉरवर्ड पाथ हमारा ये हो गया, और एक ये सीधा सा हो गया, और दो लूप हो गए, एक ये लूप हो गया पूरा, एक ये लूप हो गया। तो ये चीज़ है। तो ये वाला जो है, जिसको ये ऑरेंज से किया है, तो ये वैल्यू हमारी मैट्रिक्स में इधर आएगी 4। इसी तरीके से इसके इधर वाले जो बैक वाले लूप हैं, जो माइनस में वैल्यू है आपका एक इधर, ये दोनों डायगोनल पे आएंगे, ये याद रखेंगे, क्योंकि जो हमारा लूप वाली वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे -3 है और -2 है, ये दोनों के दोनों हमारे कहाँ आने चाहिए, डायगोनल पे आने चाहिए मैट्रिक्स के अंदर। तो ये हमारा -2 यहाँ आ रहा है और -3 यहाँ आ रहा है। अब देखो बाकी किसी में ऐसा नहीं हो रहा है, वो भी मेन डायगोनल पे आने चाहिए, ठीक है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो ऐसा हमारा बाकी उसमें नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 0 4 है, गलत, -2 -3 यहाँ पे है, ये भी सही हो सकता है, पर इसको फिर और चीज़ से अभी चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे 0 4 है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो हमारे गए, अब ये दो बचे। अब ये वाला जो वैल्यू है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम यहाँ यूज़ करते हैं 4 इस जगह, ठीक है, 4, और बाकी वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 0। अब इसके संग जो ये सेकंड वाला फंक्शन जिसमें u लिखते हैं, तो इसके अंदर हमें जो वैल्यू लिखनी है, तो जो वैल्यू हमने यहाँ पे ली है वो हमें यहाँ लेनी पड़ती, 0 0 0 1 ये करके लिखेंगे। तो इस वजह से ये 1 0 गलत है। बाकी सॉल्यूशन है पूरा इसका कि जब आप इसको x1 को लिखेंगे तो -2x1 प्लस 4x2, मतलब ये एक पहला पाथ हो गया हमारा, और दूसरा हमारा x02 को लिखेंगे तो -3x2 प्लस u। एक बार हम इसको ले रहे हैं,
एक बार इसको ले रहे हैं, ये चीज़ हम लिख रहे हैं। इसकी मदद से हम ये मैट्रिक्स को यहाँ से बना देंगे, तो ये -2 इस तरीके से, तो ये आ गया। तो इसको डिटेल में यहाँ तो नहीं पढ़ रहा है, पर डिटेल में जब इसको देखेंगे जिस वीडियो में, तो वहाँ पे स्टेट स्पेस का मैं अलग से बनाऊंगा, स्टेट इक्वेशन का स्टेट स्पेस का पूरा। इसको यहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻t ft। तो कभी भी अगर फंक्शन है ft और उसमें आप e समथिंग ऐड कर रहे हैं, तो वही जो ये चीज़ है ये, तो उसी को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो f अगर s होता है तो वो f - a आपको करना पड़ेगा ये। तो ये हमारा ये हो जाएगा कि f - a सीधे से। तो अगर टाइम डोमेन में हम ये e पावर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में माइनस करते हैं। इसी का उल्टा भी है, अगर यहाँ पे हम f - a करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में फिर ये चीज़ करते हैं e समथिंग करके। तो 7 देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑन अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमसे पूछ रहा है, मतलब गिवन है, और द रेंज ऑफ के पूछ रहा है कि जब ये सिस्टम स्टेबल होगा। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये है GS, ओके, ये गिवन है, ये HS है। तो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है 1 + GSHS। तो 1 + GSHS, ये सीधे बोले अगर HS हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी दिया है ना, ये यूनिटी फीडबैक दिया है, तो ये 1 है, तो ये हम सीधे से कह सकते हैं कि ये सीधे से हमारा 1 + GS तो होगा ही, ओके। HS को 1 कर दो, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप 1 ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें ऊपर चला जाएगा, तो ये K+ हो जाता है। तो पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आती है वो कुछ ऐसी आ जाती है। ये जो हमारा नीचे था डिनोमिनेटर में ये पूरा, तो इसी के संग अब क्या बन गया, ये ऐसा बन गया +K = 0, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 के इक्वल लगते हैं। तो यही चीज़ हुई है कि ये जो 1+ पूरी इक्वेशन थी ये कुछ ऐसी बन गई। अच्छा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारी रूट हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से अब इसको सॉल्व करेंगे। ये है S4, फिर ये क्यूब, फिर S², फिर S⁻0 1 और S⁻0 यहाँ पे। तो ये हमने S4 S3 करके लिखा और फिर ये हमने वैल्यूज़ लिखी, ओके। इसको करने का तरीका भी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके की टेबल बनाओ, जो सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू है पावर, उसको सबसे ऊपर लिखो और नीचे लिखते जाओ बाकियों को, ओके। अब जो सबसे पहला वाला, फिर तीसरा वाला और फिर ये इस वाला, वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दो इसके सामने। तो ये 15K लिखा है। अच्छा, कोई गायब है, मतलब पहला वाला अगर S4 है, पावर 4 है, तो फिर वो 2 और आप 0 लिखोगे। अच्छा, मान लो यहाँ पे 5² ना होता तो फिर आप इसको 0 लिखते, मतलब इसको लिखते ज़रूर कि S⁻2 के संग क्या है, 0 है, तो 0 लिखते आप, उसकी नौबत खैर नहीं आएगी। तो इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज़ इसकी हैं, इसकी तो ये 4 और फिर इसकी एक छोड़ के एक बाद का 6 और इसके बाद तो 0 ही है, तो इसको 0 लिख दो, ना लिखो, एक ही बात है। ऐसे होता है। फिर क्या होता है कि आप बेस लो, सबसे जो इस टेबल इसके कॉलम के बगल में है ये, इसको एज अ बेस उठाओ, इसको बेस उठा के आप करो, इनको मल्टीप्लाई करो। तो आप इससे जो मल्टीप्लाई होगा उससे माइनस करोगे इसको, क्योंकि बेस लिया, इसको पहले लिखेंगे। तो 4 × 5 = 20 -6 × 1 और अपॉन 4, इस तरीके से लिखते हैं। इसको सॉल्व करके आएगा 3.5, उस वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं। ऐसे जब इसके संग करेंगे तो क्या होगा, उस समय आप इसको उठाओ और इसको लो, इन दोनों को लो, ओके। तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, जब इनको लोगे, आप किसको ले रहे हो वैल्यूज़ को, जब आप इस वैल्यू को लिखना चाह रहे हो, अभी हमें पता नहीं है, इस वैल्यू को लिखने के लिए हमने 1 4 लिया और K और 0 लिया। देखो वही रूल यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे 4 को बेस मानो, तो 4 × K -1 × 0 और अपॉन 4। तो ये हमको क्या दे देगा, 4 से 4 गया, ये तो 0 है तो K दे देगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि ये हमारा लौट के ये K जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, और ऐसा यूजली होता है, ओके। अगर इस वैल्यू के नीचे 0 है तो ये वैल्यू ही यहाँ पे लिख दी जाती है। तो ये 3.5 आया और ये K आया। अब फिर क्या करना है अब ये 3.5 को बेस लेना है और इन 4 वैल्यूज़ को लेना है, इन 4 वैल्यूज़ को। तो ये आपका क्या हो गया, 3.5 × 6 -4K अपॉन 3.5। हमेशा जो सबसे बॉटम वैल्यू और इस लाइन से कॉलम से जुड़ी हुई वैल्यू है उसको बेस लेना है। यही वैल्यू यहाँ पे लिखी है। और नेक्स्ट जो ये K वैल्यू है, ये मैंने क्या कहा, ये ऐसे रिपीट होकर डायरेक्ट लिख जाती है क्योंकि इस जगह 0 है, ओके। तो जो रूल यहाँ था K के नीचे 0, वही यहाँ पे लग रहा है कि K के नीचे 0, तो फिर ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ आ गई, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक तो क्या है, ये हमें मतलब अगर स्टेबल रखना है आपको अपना ट्रांसफर फंक्शन, तो इस कॉलम की जो फर्स्ट वाली सारी वैल्यूज़ है इनको चेक किया जाता है, ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए।
और जितने साइन चेंजेज होंगे मतलब उतने ही हमारे पोल्स जो है वो राइट हैंड साइड में होंगे। तो स्टेबल होने के लिए सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो के पॉजिटिव होगा पहली इक्वेशन, और इसके संग ये पूरी वैल्यूज भी पॉजिटिव होगी। ये वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको के की वैल्यू देगा, के की रेंज देगा। तो एक तो 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 21/4 से छोटा होना चाहिए, मतलब 21/4 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है ए, कि 21/4 और के 0 के बीच में है, दोनों के बीच में है। उसके बाद बात करते हैं 8th की, कि सिस्टम है सम पोल्स लाइक ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। अगर सिस्टम कुछ पोल इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं तो वो मार्जिनली स्टेबल होता है। देखो ये सीधी सी बात है, अगर कुछ पोल लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो स्टेबल है, अगर एट द सेम टाइम कुछ पोल हमारे राइट हैंड साइड में है तो वो अनस्टेबल है। अगर कुछ पोल हमारे ये आ गए इस पे इमेजिनरी एक्सिस पे, तो यहाँ पे स्पेशल केस में इसको बोलते हैं कि ये हमारा मार्जिनली स्टेबल है, नॉट कंप्लीटली स्टेबल बट मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली या पार्शनली लगभग एक ही जैसे वर्ड होते हैं, तो मार्जिनली स्टेबल है, तो यहाँ पे यही पूछा था। उसके बाद ये बना के भी दिखाया, ठीक है, ये हमारा मार्जिनली स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, ये हमारा पूरा स्टेबल हो गया। इसके बाद देखते हैं 10th कि द इनपुट xt एंड yt ऑफ अ सिस्टम आर रिलेटेड एज। xt और yt इस ऐसे रिलेटेड है, तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनवेरिएंट और स्टेबिलिटी हमें बताना है कि ये कैसा सिस्टम है। अब क्योंकि यहाँ पे cos ऑफ 4t आ रहा है, तो ये हमारा टाइम इनवेरिएंट तो है नहीं, नॉट टाइम इनवेरिएंट मतलब कि टाइम वेरिएंट सिस्टम है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ पे t को कुछ मान लो, t को आपने 1 रखा, ये तो cos ऑफ 4 वैल्यू दे रहा है, जबकि आपको अगर हमने 1 रखा तो cos ऑफ 1 के रिगार्डिंग ही वैल्यू देना चाहिए। और पहली बात तो इस रेंज में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टाइम के संग तो ये वेरी कर ही रहा है, ये तो बात है ही। और दूसरा क्या सिस्टम है कि ये सिस्टम स्टेबल भी नहीं है हमारा, cos को हम इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं xt इंटू cos ऑफ 4t, तो इस वजह से ये हमारा स्टेबल सिस्टम भी नहीं है। तो इसको याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ xt इंटू cos 4t या फिर cos 2t हो सकता है, sin 4t हो सकता है। इस तरीके का सिस्टम हमारा ना तो टाइम इनवेरिएंट है और ना ही स्टेबल है। और मेन चीज़ क्या है? cos 4t के प्रेजेंट होने की वजह से। अब आते हैं नेक्स्ट पे 8 पे आते हैं। अ सिस्टम हैज 14 पोल्स एंड 2 जीरोज। एक सिस्टम के पास 14 पोल है और 2 जीरो हैं। इट्स हाई फ्रिक्वेंसी असिम्प्टोट इन इट्स मैग्नीट्यूड प्लॉट हैविंग अ स्लोप ऑफ। स्लोप हमसे पूछ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं कहूँगा मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना फील नहीं होता उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। वो कुछ भी गिनती में दे सकता है, आपको 14 की जगह 8 दे दिया, 2 की जगह 4 दे दिया। अब पूछ रहा है कि 8 पोल हैं और 4 जीरो हैं, तो जो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी असिम्प्टोट होगा प्लॉट में, उसका आपको वो बताना है स्लोप। मैग्नीट्यूड प्लॉट में जो होगा उसका स्लोप बताना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ज़रूरी है समझना। तो आपको क्या करना है सीधे से कि जितने भी पोल हैं उसके संग तो आपको -20 को मल्टीप्लाई करना है। देखो ये जो पोल है, ये पोल के संग -20 को मल्टीप्लाई किया, और जितने जीरो हैं उसके संग आपको +20 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़ है। तो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Z - P × 20, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो Z - P तो क्या दे देगा हमको? ऑलरेडी नेगेटिव दे देगा, तो 2 - 14 दे देगा -12, और -12 × 20 दे देगा हमको 240, -240। तो ये -240 हमारा आंसर में वैल्यू आ जाएगा, -240। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने नंबर ऑफ पोल्स है उसके संग -20 को मल्टीप्लाई करना है और जीरोज के संग +20 को सबको जोड़ देना है। तो जो भी हमारा मिलेगा वैल्यू वो स्लोप और dB पर डिकेड में मिलेगी, और वो स्लोप की वैल्यू होगी हमारी। उसके बाद 11th में देखते हैं कि विच सिस्टम इज मोस्ट सेंसिटिव टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन लीनियरिटी। तो नॉन लीनियरिटी के प्रिंसिपल में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा होता है? हमारा ओपन लूप सिस्टम होता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर नॉन लीनियरिटी प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ओपन लूप हमारा सिस्टम होगा। उसके बाद बात करते हैं द इम्पल्स फंक्शन रिस्पॉन्स ऑफ एन एलडीआर सिस्टम इज ए यूनिट स्टेप फंक्शन। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन है। द करस्पॉन्डिंग ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन है तो हमारा उसके रिगार्डिंग जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, मतलब उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो सीधे से वो दे देगा हमारा 1/s सीधे से। तो यहाँ पे 1/s हमारा आ जाएगा। तो यूटी के रिगार्डिंग क्या होती है वैल्यू? 1/s, तो इसका आंसर 1/s आ गया। उसके बाद बात करते हैं 9th की, इसको मैं हटा देता हूँ। कंसिडर्ड सिस्टम शोन इन द फिगर, लेट xf and yf डिनोट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt and yt रेस्पेक्टिवली। द आइडियल हाई पास फिल्टर हैज कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमको दी है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 kHz है। तो पूछ रहा है द पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज वेयर yf एंड hf xf होगा, स्पेक्ट्रल पीक्स आर। तो दोनों के पीक हमारे कहाँ होंगे वो हमको बताना है।
ओके। और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमारी 10 किलोहर्ट्ज़ हमको पहले से दी है, और ये डायग्राम भी दिया है। यहाँ पे बैलेंस मॉड्यूलेटर में हम 13 किलोहर्ट्ज़ डाल रहे हैं और इस पहले वाले में हम 10 किलोहर्ट्ज़ डाल रहे थे। उसके बाद फिर हमने हाई पास फिल्टर को लगाया है जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज़ है। तो यहाँ पे करना क्या है कि इस डायग्राम को उठा के, जब इस डायग्राम को उठा के हमने पहली बार बैलेंस मॉड्यूलेटर से पास किया इस सेम चीज़ को, तो ये 2 बार होगा। एक बार तो ये 10-10 आगे हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनाएगा हमारा 6 से 10, और ये हमारा ये 10 से 14 इस तरीके से, ऐसे ये पीछे बनाएगा। फिर हाई पास फिल्टर से पास करेंगे तो केवल ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ थी, इसका केवल हाई वाला हिस्सा होगा दोनों तरफ का, मतलब यहाँ का ये और यहाँ का ये पास होगा। और उस हाई पास फिल्टर से पास करने के पहले हमने क्या किया था, हमने इसको इस बैलेंस मॉड्यूलेटर से भी निकाला था। उस बैलेंस मॉड्यूलेटर की वजह से ये सिग्नल ऐसे ऐसे 2 पार्ट में चला गया, एक बार मतलब इधर दूर चला गया और एक बार इधर दूर चला गया, ये चीज़ इसके संग हुई है। उसके बाद जब हाई पास फिल्टर से निकाला तो केवल हाई पीक वाली चीज़ें बची। उसके बाद फिर से 13 किलोहर्ट्ज़ के बैलेंस मॉड्यूलेटर से निकाला। अब ये जो बचा, ये भी बचा है, अब ये और इधर खिसक जाएगा, ये और खिसक जाएगा। तो ये जो 10 और 14 वाला है ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ये हमारा 23 में चला जाएगा। 13 जोड़ के ये 27 में चला जाएगा। तो 23 से 27 और -1 से 3। जो पॉजिटिव स्पेक्ट्रल पीक क्या होंगे, अब हमारे पीक वैल्यू मतलब ये जो इनकी मिडिल की वैल्यू है वो हमको बतानी है। तो ये तो 2 पे बचा है और ये हमारा कहाँ चला गया, ये 24 पे चला गया। तो ये 2 किलोहर्ट्ज़ और 24 किलोहर्ट्ज़, तो ये वैल्यू यहाँ से निकलनी है, 2 किलोहर्ट्ज़ और 24 किलोहर्ट्ज़। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे करी है इसके अंदर। और उसके बाद ये क्वेश्चंस तो हो गए। अब आते हैं 13 पे कि अ क्लोज लूप सिस्टम इज सोन बिलो विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट्स द सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। तो कौन सी कंडीशन ये बताती है कि सिस्टम हमारा अंडर डैम्प्ड है। ये क्लोज लूप सिस्टम है हमारा, ये 1 है, ये 1/ST1 + 1/ST2 है, इस तरीके से है। तो हमारा T1 अगर T2 से बहुत कम है तो ही ये हमारे क्या हो सकता है, अंडर डैम्प्ड हो सकता है। ये यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन हमारी रहेगी। ओके, T1 हमारा T2 से। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, ये डायग्राम आता है, क्लोज लूप सिस्टम बोलता है और वो पूछता है कि अंडर डैम्प्ड कब होगा। तो T1 हमारा छोटा होना चाहिए T2 से बहुत ज़्यादा। T1 T2 क्या है, तो यहाँ पे जो पोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ST1 और ST2, इनके रिगार्डिंग रिलेशन बता रहा है। उसके बाद बात करते हैं 14 की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डैश रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम। तो फ्रीक्वेंसी व्हेन द इनपुट टू द सिस्टम इज अ डैश, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किस तरह का रिस्पॉन्स है सिस्टम का जब हमारा इनपुट टू द सिस्टम कैसा है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा जब हमारा जो इनपुट है, इनपुट ऑफ द सिस्टम, वो साइनसॉइडल सिग्नल होगा। ये यहाँ पे बस बताना था कि अगर इनपुट हम साइनसॉइडल देते हैं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होगा। तो ये केवल साइनसॉइडल के संग बात हो रही है। तो कोसाइन फंक्शन नहीं देंगे, साइन नहीं, साइन दूसरा है पर हमारा वो यूनिट इम्पल्स नहीं देगा। तो ये भी ये कॉम्बिनेशन बिठाने वाली बात है, किसके संग क्या दे रहा है। तो साइनसॉइडल सिग्नल जब इनपुट देंगे तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स देगा। फिर बात करते हैं 18 की द लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट, इस तरीके से कॉजेज एज एग्जिट फ्रॉम, ये क्या करता है, एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम इन विच इट अकर्स। तो अगर हम ये लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट का दे देते हैं तो ये एग्जिट करा देता है जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उससे, जहाँ पे भी हम इस प्रोग्राम में इसको डालेंगे वहाँ से एग्जिट कर जाएगा ये, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट का प्रयोग उसी प्रोग्राम को एग्जिट करने में होता है जहाँ ये घटना घटित होती है, द प्रोग्राम इन विच इट अकर्स। उसके बाद 19 की बात करते हैं, कन्वोल्यूशन की बात करते हैं। ISRO का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x ऑफ t + 5 विद इम्पल्स फंक्शन, इसके संग कभी भी कन्वोल्यूशन करते हैं तो इसका सीधा सा कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि x ऑफ t + 5 अगर आप कन्वॉल्व कर रहे हैं डेल ऑफ t - 7 को, तो इसको आप इससे रिप्लेस कर दो, इस t को इससे रिप्लेस कर दो। तो x ऑफ t को आप t - 7 से रिप्लेस कर दो और +5 तो आपका पहले से था, ये जो +5 है ये आपका क्या बना देगा, x ऑफ t आपका -2 बना देगा। तो ये इसने यहाँ पे यही किया है, ये इसने x ऑफ आपका t - 2 बना दिया। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। हमने क्या किया है कि ये जो t - 7 है डेल के संग, इससे इस t को रिप्लेस करा दिया है, तो हमारा ये कन्वोल्यूशन निकल आएगा। उसके बाद 15 में आते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻ -2t, ये हमें बताना है। तो ये सीधे सीधे 1/s होता है पहले तो, मतलब 1 का कितना होता है 1/s, और क्योंकि e⁻⁻2t हम कह सकते हैं कि इस 1 में मल्टीप्लाई है तो इस s में आप s - 2 कर दो, और क्योंकि ये माइनस है तो आपका ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 1/s + 2 हो जाएगा। बाकी इन्होंने पूरा ये फॉर्मूले से
सॉल्व करके s की जगह ये 2 माइनस एस करके -2 माइनस एस करके क्या, तो 1/s+2 आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पे भी वही रूट हर्ट्ज़ क्राइटेरिया की मदद से बताना है। ये पूरा हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है कि ये कैसा है, स्टेबल है अनस्टेबल है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो पहली वैल्यू जो 1, 6 और 12 इनको यहाँ लिख लिया। ओके, फिर ये वैल्यू में 3 और 9 इनको यहाँ लिख लिया, फिर इसको सॉल्व किया, यहाँ पे आपका -3 आ गया, एक बार साइन चेंज आ गया तो ये हमारा अनस्टेबल डायरेक्ट हो जाएगा। अगर एक भी नेगेटिव वैल्यू आई, ये जो पहला वाला कॉलम होता है इसमें, तो डायरेक्टली ये आपका अनस्टेबल हो गया। उसके बाद बात कर रहे हैं 17 की, कि व्हेन अ यूनिट इम्पल्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्सेज। तो एनर्जी हमसे पूछी है और हमें यूनिट इम्पल्स वोल्टेज दिया है 1 मतलब यूनिट इम्पल्स वोल्टेज है और इंडक्टर की वैल्यू दी है 1 हेनरी, एनर्जी पूछी है। तो एनर्जी हमारी IT की जब हम लिखें इक्वेशन तो 1/L और जो वोल्टेज होता है VT dt के फॉर्म में होती है। अब ये तो डेल टी है और इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी हमें क्या दे देगा, वो हमें UT दे देगा। तो ये हमारे सीधे से करंट क्या आ गई, पहले हमें करंट निकालनी पड़ेगी क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला तो फिक्स है, 12LI², वो सबको पता होना चाहिए, 12LI², और कैपेसिटर होगा तो 12CV²। ठीक है, एनर्जी के फॉर्मूले ये फिक्स है। अब इसके लिए हमें L तो पता है 1 हेनरी, बट I हमें नहीं पता है। तो I पता करने के लिए हमें जो हमने वोल्टेज दिया है तो उससे वोल्टेज और करंट वाली जो इक्वेशन है IT = 1/L इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी dt, उसको यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है। तो ये डेल टी का इंटीग्रेशन UT दे देगा और UT हमारा 1 होता है और यहाँ पे L की वैल्यू लगा देंगे तो करंट हमारी सीधे से 1 एम्पेयर आ गई। तो यहाँ पे करंट 1 एम्पेयर आ गई, L भी हमारा 1 हेनरी है, तो सीधे से 1/2 हमारा क्या बन जाएगा, 0.5 जूल। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 जूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, अ ट्रांसफर फंक्शन GS हैज अ पोल 0 प्लॉट एज शोन इन फिगर गिवन दैट द स्टेडी स्टेट फंक्शन गेन फंक्शन गेन इज 2, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ GS विल बी। ये हमें दिया है और स्टेडी स्टेट का गेन दिया है। तो यहाँ पे हमें ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये तो है 0 और ये तो है हमारा एक ये इसके रिगार्डिंग ये दो हमारे पोल की लोकेशन है, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स पोल है, रियल नहीं है। तो ये 0 तो ये -1 है, तो यहाँ से सीधे से s+1 लिख देंगे। ओके, और गेन दिया है 2, तो अब ऊपर तो हमारा 2 और s+1 आएगा न्यूमरेटर में, ये तो फिक्स हो गया। तो हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बाकी नीचे भी आप चेक कर लो, तो नीचे क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, ये 2 - j और 2 + j करके पोल होंगे। तो इसको s- और s- करके होंगे सॉरी, क्योंकि माइनस साइड में -2 है ना, तो s+2 इस करके होंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें ये वैल्यू देगा s² + 4s + 5। तो ये इससे हमारी वैल्यूज निकल के आ रही हैं। तो हमें इस तरीके का क्वेश्चन और भी आ सकता है। पहले तो ग्राफ में इसमें देखना है प्लॉट में कि कितने 0 हैं, कितने पोल है और कहाँ पे लोकेटेड है, उसके हिसाब से हमें ये फंक्शन बनाना है। जैसे s+1 बनाया या कुछ और बनाया, फिर गेन उन्होंने खुद ही दे दिया, उस गेन को ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि स्टेडी स्टेट गेन इज 2। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन ही कुछ ऐसे बनाए कि ये 2 और किसी में है ही नहीं, तो डायरेक्ट ही हमारा इसमें ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। बाकी हो गए। उसके बाद और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 21। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर VIT इज द इनपुट एंड IT इज द आउटपुट। मतलब इस फिगर में VIT इनपुट है और ये IT एज अ आउटपुट हम ले रहे हैं। मतलब हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो इसके फॉर्म में लिखेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट। तो IS/VIS के फॉर्म में हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। तो वो ट्रांसफर फंक्शन ही हमसे पूछा जा ओके। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले तो सबको S डोमेन में लिख लेना है। इसको हमने VIS लिख लिया, इसको IS लिख लिया, इसको L/S, और हमारा जो C होता है वो 1/CS होता है ट्रांसफर डोमेन में। तो इसके हिसाब से उसके बाद फिर हमने इसमें KVL लगाया। तो ये कैसा लगेगा, ये VS = IS/R, फिर यही IS LS में मल्टीप्लाई होगा, यही IS 1/CS में मल्टीप्लाई होगा, और यहीं से IS को कॉमन ले लेंगे और इस IS को मतलब इस VS को इसके नीचे ले जाएंगे और इस पूरे को इधर ले जाएंगे। तो ये हमारा CS/ ये बन गया। अब ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें यहाँ दिख रहा है ऑप्शन D में, CS/ ये। अच्छा, ऑप्शन A और B तो गलत है क्योंकि C के संग S नहीं है, और ऑप्शन C भी गलत है क्योंकि s² हमारा LC के संग होगा, ना कि RC के संग। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन D सही है। उसके बाद देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 24 कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन जीएस, ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो हमसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ना, ओमेगा एन इसमें क्या है वो हमें बताना है। तो इसको पहले तो हम क्या लिखेंगे, ये जी एस है केवल, तो इसको हम 1 प्लस जी एस एच एस लिखेंगे। एच एस क्योंकि 1 है पर फिर भी ये 1 प्लस ये हो जाएगा पूरा इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब आई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 10। इसमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो सबको पता होना चाहिए कि ये जो 10 है, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस हमारा ये क्या होता है 2 जाई ओमेगा नॉट एन एस प्लस ये हमारा ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है बेसिक। तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये 10 हमें बता देगा कि √10 है हमारी ओमेगा नॉट की वैल्यू, जो कि 3.16 रेडियन पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया 3.16 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद देखते हैं 22, ये पहले 25 देखते हैं। तो कह रहा है कि द फंक्शन एफ टी एज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ओमेगा, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी। तो एक फंक्शन है एफ टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी ओमेगा, तो हमें जी टी बताना है। तो जब हम वापस से इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एफ ऑफ माइनस ओमेगा आएगा पहली बात, और उसमें 2 पाई मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमें याद रखना है कि 2 पाई एफ ऑफ माइनस ओमेगा। तो एक बार एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने बोला कि जी ओमेगा है, उसी जी ओमेगा का वापस हमें अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात वो कर रहा है, मतलब वो जी टी की बात कर रहा है, तो पहले इससे हम जी टी पे आएंगे और फिर इस जी टी का फिर से फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो वो जो हमने शुरू में लिखा था एफ टी, तो उसी के रिगार्डिंग एफ ऑफ माइनस ओमेगा और 2 पाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं, पहले बात करते हैं 22 की, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दे दी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमसे यहाँ पे पूछी है। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा एन और √1 - 2 जाई स्क्वायर। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करके यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर से क्या निकलेगा कि ओमेगा एन हमारा क्या है 4 है, क्योंकि 16 है तो इसका √4, और यहाँ पे 2 जाई इंटू ओमेगा एन इंटू एस। तो ये किसके इक्वल हो गया, इसको मैं अगर इससे लिखूँ अपने पेन से, तो ये 2 जाई ओमेगा एन किसके इक्वल है, हमारा 4 के इक्वल है, और ओमेगा एन पहले से 4 है तो ये कट जाएगा, तो जाई का आ जाएगा हमारा 1/2 या फिर 0.5। देखो ये 0.5 वही आया है। फिर इस फॉर्मूले में हम ओमेगा एन, तो ये क्या लगा देगा, इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 4 और √1 - 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर। अब 1.5 तो इससे 2 से कट जाएगा, तो यहाँ केवल 1 - 0.5 बचेगा, तो वो क्या दे देगा, वो 1 - 0.5 हमें दे देगा √1 - 0.5, तो वो 0.5 ही दे देगा या √1/2 दे देगा, तो 4 इंटू √1/2। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है, तो ये हमें वैल्यू दे रहा है 2√2। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, तो इससे हमें यही वैल्यू मिल रही है 2√2। ओके, ये 2√2 वैल्यू मिल रही है हमें इससे, इस फॉर्मूले में पूरा लगा के। तो इसमें क्या निकाला था, ओमेगा एन निकला था 4 और जाई निकला था 0.5, इस तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम में। ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमको दिया है, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विल हैव पोल सेट। तो हमसे पूछ रहा है कि इसके पोल्स कहाँ पे होंगे, ये हमको बताना है कि पोल सेट। तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा ये लिखा है, दोबारा से यही तो है 1/s+2 का होल स्क्वायर, हाँ 1/s+2 का होल स्क्वायर ये है। इसका मतलब है सीधे से पोल्स क्या होगा, आप इसको नीचे को इसको 0 के इक्वल लिख दो, ये क्या दे देगा वैल्यू -2 तो सीधे से -2 आ गया, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। तो उसके बाद 26 यहाँ पे कह रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसकी बात कर रहा है, e⁻t और इंटू t⁻n का पूछ रहा है। तो अगर इसके, ये तो हमारा क्या होगा, पहले इसका लिखेंगे, इसका s - a हो जाएगा सिंपल सा, अगर इसकी बात करते हैं तो ठीक है 1/s - a। लेकिन अगर हम किसको मल्टीप्लाई करते हैं, t को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट में, तो वो हमें क्या देता है n⁻⁴ और उसी हिसाब से तो 2n मतलब उसकी पावर कितनी है, तो इसकी जितनी भी पावर है वो हमारा इसके संग मल्टीप्लाई में n⁻⁴ आ जाता है, और ये जो चीज़ है s - a इसकी पावर में भी हमारा n+1 चढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा n⁻⁴ अपॉन s - a की पावर n+1। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। अगर हम e⁻at, पहले तो हमने e⁻at का सिंपल लिखा है ना, और फिर उसमें अलग से क्या आ रहा है, जो t की पावर n मल्टीप्लाई किया है, इसका हमें पता होना चाहिए कि इसका असर क्या होगा t की पावर n का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा n⁻⁴ अपॉन, ये अपॉन है s - a की पावर n+1। फिर बात करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल x⁻t = e⁻⁴t या फिर बोले 4 mod t, एक्चुअली ये है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें बताना है। तो यहाँ पे क्योंकि e⁻⁴ mod t है, इसको दो तरीके से लिखेंगे, अगर t > 0 है तो ये फिर -4 हो जाएगा,
और अगर टी लेस देन 0 है तो एक माइनस पहले से एक और माइनस आके ये प्लस बना देगा। तो इसको दो पार्ट में इसका फुल ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक बार माइनस इन्फिनिटी से 0 तक तो ये लिखेंगे ई रेज टू 4t, एक बार 0 से इन्फिनिटी तक तो लिखेंगे ई रेज टू माइनस 4t, और मल्टीप्लाई में ई रेज टू माइनस जे ओमेगा टी जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म को फॉर्मूला होता है। इसको फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया तो ये हमारा 1/4 माइनस जे ओमेगा करके ये बना, और जो वैल्यू बनी उसमें ये लिमिट्स हैं अलग अलग। फिर इन लिमिट्स को लगा के सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/4 माइनस जे ओमेगा और 1/4 प्लस जे ओमेगा। तो एक्चुअली में ये हमारा मेन आंसर है। इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस एस करके प्लस 1/4 प्लस एस ये, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/s प्लस 4 माइनस ऑफ 1/s माइनस 4। ओके, ये जो चीज़ है इसको हमने ऐसे लिख दिया, दो एक माइनस कॉमन लिया बाहर कर दिया और s माइनस 4 बन गया ये। तो ये कैसे आया, ये इसका आया फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसको तो डायरेक्टली लिख ही सकते हैं ई रेज टू माइनस 4t का, बट यहाँ पे ये है क्योंकि मॉड टी है तो इसको दो बार में अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। अब इनको फिर ये जो आया है इनको हमें और सॉल्व करना है फर्दर, ये दोनों हैं इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके 8 हमारा 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, या बोले तो 8/s स्क्वायर प्लस हमारा 16 अगर s के फॉर्म में बोले तो, या फिर s इक्वल टू जे ओमेगा होता है तो ये रख के ये आया, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसकी वजह से सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पूरा हमें कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क गिवन बिलो। इसका ट्रांसफर फंक्शन बताना है इस नेटवर्क का। इसमें भी ये v1 है v2 है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें KVL लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा v1t माइनस IT इंटू 1 माइनस IT इंटू 1 ये वाला रेजिस्टेंस का, उसके बाद इस इंडक्टेंस का तो -1 और DIT/dt। इस इंडक्टेंस के लिए हम इस तरीके से वोल्टेज को लिखते हैं, ठीक है। इंडक्टेंस के लिए वोल्टेज कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं L माइनस L di/dt, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है। और ये पूरा का पूरा क्योंकि इस कैपेसिटर के अराउंड, इस पूरी ब्रांच के अराउंड वोल्टेज हमें पहले से पता है v2, तो वो हम लिख देंगे। तो इस पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक KVL लगा देंगे। तो इक्वल टू v2 लिख दिया, यहाँ पे सबको फिर हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बना लेंगे। तो v1s is s इंटू आई एस, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन था ये क्या बन जाएगा s इंटू आई एस प्लस I0 और इक्वल टू हमारा ये v2। तो ये s इंटू आई एस प्लस I0, इसको मैं ग्रीन से लिखूँ, ये पूरा का पूरा एक ही उससे निकल के आया। ये किससे निकल के आया, इस डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म से। तो s इंटू आई एस प्लस I0। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और हमें I भी हमारे पास है और v1 v2 है। यहाँ से हम v1 और v2 के फॉर्म में हम निकालेंगे। ओके, तो v2/v1 हमारा 1/s प्लस 1 आ जाएगा। अच्छा, ये सॉल्व कैसे हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अलग से ये चीज़ करी है, इसको हटा ही देता हूँ मैं कि हमने जो ये देखा है ये v2 इसके अराउंड है। तो एक बार हम जो KVL लगाएंगे वो केवल इसमें लगाएंगे, इन दोनों एलिमेंट्स में लगाएंगे। तो अगर वही जो करंट इसमें I फ्लो हो रही है वही करंट इसमें फ्लो हो रही है, क्योंकि ये तो ओपन है, ये तो ओपन है, तो वही इसमें फ्लो हो रही है 1 फैरेड में और 1 ओम में। तो जो दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, जो ये इक्वेशन लिखी है, तथा v2s इक्वल टू CS/s IS और प्लस IS, ये है हमारा। ये CS/s तो कैपेसिटर वाला है और इस IS में 1 मल्टीप्लाई हो गया रजिस्टर वाला है। तो ये हमारी दो इक्वेशन है, एक तो ये पहली इक्वेशन ये वाली है, ये जो फर्दर सॉल्व होकर ये आई, ये दूसरी इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन आ गई तो हम इसमें से I को एलिमिनेट कर सकते हैं और फिर v2/v1 फिर हम निकाल सकते हैं। तो हमारा 1/s प्लस 1 आएगा। तो इसमें हमारा जो आएगा आंसर वो ये आ रहा है B 1/s प्लस 1, ठीक है। इस वाले फिगर में, फिगर को मैं साफ कर देता हूँ, ये है हमारा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा इधर है 29 कि फॉर दिस RF सर्किट द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो यहाँ पे IF है, ये IF है, ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है, ये RF है। तो IF स्पेक्ट्रम इज नॉट इन्वर्टेड एंड इमेज इट एज, ठीक है। इमेज हमारी यहाँ पे है और जो IF स्पेक्ट्रम है वो इन्वर्टेड नहीं है, ये इसकी मतलब सही वाली बात है। तो हमें इसी रेस्पेक्ट में बताना था कि IF जो स्पेक्ट्रम है वो इन्वर्टेड है कि नहीं है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो इसी तरीके के ऑप्शन है, 2 में इन्वर्टेड है और 2 में हमारा नॉन इन्वर्टेड है, और फिर इमेज की फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे असल में होता क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये कि जो IF है हमारा वो IF इक्वल टू LO माइनस RF। तो IF क्या होता है, IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी होती है हमारी लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी और हमारी ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो इनपुट से आ रही है। तो इस अगर मैं फिर से बोलूँ तो ये जो फ्रिक्वेंसी है
इससे हम अगर इस फ्रिक्वेंसी को घटा दें, जो हमारा ये आ रहा है, इस फ्रिक्वेंसी को घटा दें तो वो हमें आउटपुट में ये वैल्यू देगा। ये चीज़ होता है। तो LO माइनस ये, तो LO की वैल्यू हमें पता है और जो आ रही है उसकी वैल्यू भी पता है, तो इससे इसको माइनस कर दिया तो इसने वैल्यू दी 140 मेगाहर्ट्ज़। अब ये तो IF की वैल्यू आई जिसमें RF का इस्तेमाल हुआ था। अब हमारी ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी और ये इमेज फ्रिक्वेंसी है, दोनों में अंतर है। अब हम इमेज फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो इमेज फ्रिक्वेंसी हमारी लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी प्लस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, ये इसमें प्लस होती है, ठीक है, प्लस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी लोकल LO में। तो जो ये हमारी 140 मेगाहर्ट्ज़ आई, इसको फिर से जोड़ देंगे इसी में LO में, तो ये LO में जोड़ देंगे तो ये हमारा 2.64 में जोड़ेंगे तो 2.78 हमारा गीगाहर्ट्ज़ आ गई, 2.780 गीगाहर्ट्ज़। अब इसी को ऑप्शन में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे नॉट इन्वर्टेड है डी वाले ऑप्शन में, ये तो सही है बट ये वैल्यू सही नहीं है, ये 2.20 है, तो ये हमारा इस वजह से ये 2.78 वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब आपको इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो फ्रिक्वेंसी है LO, इससे ये RF माइनस कर दोगे, वो फ्रिक्वेंसी आ गई। और जब इमेज फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो इसी LO में जो फ्रिक्वेंसी आई थी उसको ऐड कर दोगे। एक बार LO से माइनस करेंगे तो IF निकलेगा इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, और एक बार LO में प्लस करेंगे उसी IF को जो निकला है तो इमेज फ्रिक्वेंसी निकलेगा हमारा। फिर आते हैं 30 पे। फॉर अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम शोन द इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ये नेगेटिव है तो ट्रांसफर फंक्शन हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा ये CS/RS करेंगे तो ये इसमें ये GS है और ये हमारा HS है, ये क्या है HS, और ये पूरा क्या है हमारा, ये वाला है GS। तो CS/RS का जो नॉर्मल हमारा फार्मूला होता है तो हमारा होता है G/1 + G × H। यही हम लगा देंगे G और H की पूरी वैल्यू, तो यही हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये G और ये हमारा G और H, इसको पूरा फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हमारा आंसर में आएगा ये, ठीक है, आंसर में हमारा आ जाएगा C।